नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खूंटी में तोरपा प्रखंड के राय समेला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों को चर्च में तब्दील किया जा रहा है और इससे लोग अपने आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मकान बनवाए गए, लेकिन झारखंड के रायसमेला गांव में गरीबों के आशियानों पर चर्च के लोग कब्जा कर रहे हैं। गांव की पहनटोली और पड़ारिया गांव में 2 चर्च संचालित हो रहे हैं। ये दोनों चर्च प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकानों में चल रहे हैं। खूंटी के तोरपा प्रखंड के रायसमेला के पहनटोली में जो एक बुधराम मुंडा जी के घर में जो प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों का चर्च चल रहा है, और एक है आपके इधर पंडरिया में एक है जो हेब्रन प्रार्थना भवन करके, उसमें भी प्रधानमंत्री आवास में चर्च का काम चल रहा है। पहनटोली में जिस घर में चर्च चल रहा है वो घर बुधराम मुंडा का है और उन्होंने कुछ दिन पहले ईसाई धर्म अपनाया है। बुधराम मजदूरी करते हैं और उनके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने एक बाइक खरीदी है, जिसके बाद ये चर्चा है कि गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन बुधराम मुंडा के परिवार की अलग ही दलील है। छल कपट किए हैं। हम लोग तो गोदाम घर के लिए दिए थे और इन लोग चर्च बनाए हैं, इसीलिए ताला मार दिए हैं हम लोग। और वो भी 5 डिसमिल दिए थे और 15 डिसमिल का रजिस्ट्री हुआ है। रांची की सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा भी मानती हैं कि मिशनरी से जुड़े लोग भोले भाले और गरीब आदिवासियों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में गरीबी के मारे ये लोग अपने पूर्वजों की आस्था और मान्यताओं को छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में क्या पहल करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और धर्म परिवर्तन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये कि पीएम आवास में किसकी मंजूरी से चर्च बन रहा है। ये सबसे गंभीर सवाल है कि पीएम आवास में किसकी मंजूरी से ये चर्च बनाया जा रहा है। लालच देकर कौन करा रहा है धर्म परिवर्तन, ये भी अहम सवाल है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए। ईसाई बनने के बाद कैसे बदल रही आर्थिक स्थिति, ईसाई मिशनरियों की करतूतों पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है। ये भोले भाले आदिवासी कब तक ऐसे ही शिकार बनते रहेंगे। गोदाम बनाने के लिए दिए गए घर में चर्च को क्यों बनाया गया। झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो और बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मॉनसून को ध्यान में रखकर बनाई गई ये योजना अपने समय से करीब 1.5 महीने विलंब से चल रही है। योजना के तहत जहां गड्ढों में पौधारोपण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। विभाग के आदेश के अनुसार भी योजना की रफ्तार की जमीनी हकीकत सब कुछ बयां कर रही है। रांची जिले के कांके स्थित उलातू पंचायत के सोसो गांव में क्या है इस योजना की जमीनी हकीकत, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पानी रोको पौधा रोपो और बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। अच्छी योजना है। मनरेगा के तहत इस योजना के तहत बहुत सारे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन ये योजना थोड़ी सुस्त है, समय से पीछे चल रही है। इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं उस योजना के तहत ही ये गड्ढे बनाए गए हैं। इन तमाम गड्ढों में कुछ दिन के बाद आपको पौधे दिखेंगे। वैसे पौधे जो फलदार भी हैं, इमरती भी हैं, और 1 एकड़ में तकरीबन 112 के करीब ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं। गड्ढे बनकर तैयार हैं और इन गड्ढों में जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दिन के बाद पौधे लगाए जाएंगे। थोड़ी सुस्त रफ्तार है और इसी रफ्तार की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कि योजना के तहत जो देने का जो प्रावधान है, इसमें कोई मजदूर करना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत कम मजदूरी है। आज के दिन में बाजार में जाके वो लोग उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। 400-500 रुपये एक दिन में कमा लेते हैं, और ये आपका इसमें 225 रुपये मात्र लोग को यहाँ से
दिया जाता है, इसलिए लोग करना नहीं चाहते हैं। बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग को ही पकड़ के ला के बहुत जबरदस्ती करके उनको बहुत तरह का खिला पिला करके करवाया जाता है। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये योजना थोड़ा अभी लेट चल रही है। कितना लेट? करीब 1.5 महीना के अप्रॉक्स अभी लेट चल रही है। ऐसे तो खाद के लिए जिला में ऑर्डर दे दिया गया है वेंडर को, लेकिन उम्मीद है कि 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, उससे जल्दी ही खाद यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। पिछले साल भी उतनी ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। पिछले साल भी वृक्षारोपण का कार्य हुआ था पंचायत में, और वो सभी ठीक है। अभी सभी जगह पौधा जिंदा बचे हैं। कुछ जगह पे पौधा थोड़ा कमज़ोर थे, उनमें से कुछ 2-4 डैमेज हुए हैं। बाकी उसको इस बार भी फिर से लगा लिया जाएगा। पूरे झारखंड की अगर बात करें तो तकरीबन 21 लाख से ज़्यादा ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं पूरे झारखंड के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में। 14 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं पौधों पर। लेकिन अगर योजना की लेट लतीफ़ी होगी और अगर विभाग इसके प्रति गंभीर नहीं होगा तो जब पौधे लगेंगे, चूंकि इस 1.5 महीने लेट ये योजना चल रही है और उसके बाद क्या होने वाला आप समझ सकते हैं कि उन पौधों को कैसे बचाया जाए, ये सरकार के सामने और ग्रामीण विकास विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। रांची के लिए अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। और खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खूंटी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको खूंटी से बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गुदड़ी थाना क्षेत्र में इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। मारे गए नक्सली के शनिचर सुरीन होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक सुरक्षा बल शव की शिनाख्त में जुटे हुए हैं। शनिचर सुरीन पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वहीं मुठभेड़ के बाद अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के खिलाफ पूरे इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे। रांची के 4 अनाथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो वादा याद दिला रहे हैं जो उन्होंने उनके पिता की शहादत के बाद किया था। अब मां की मौत के बाद ये मासूम मदद का इंतजार कर रहे हैं। जब जाबाज पिता प्रदीप मिर्धा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, तो इन बच्चों को हर किसी ने सहारा देने का वादा किया था। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, वादों की झड़ी लगा दी गई। अब 7 साल गुजरने को है। ना किसी को वादे याद हैं और ना इनका उदास चेहरा। कुदरत की नाइंसाफी देखी। पिता के बगैर अकेले देखभाल कर रही मां को भी इसी साल कोरोना ने छीन लिया। माता पिता की शीतल छाया से महरूम ये चारों मासूम अब अपने हाल पर ही जी रहे हैं। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा रिलीफ या कुछ हेल्प ऐसा कुछ अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, और ये तो सरकार का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पापा ही आइडल रहे हैं, उन्हीं की तरह से बनना है, इसीलिए शुरू से ही डिफेंस में जाने का है। और फिर पापा के ऐसा होने के बाद भी लगता है कि नहीं, अब जाना चाहिए। शहीद सीआरपीएफ जवान प्रदीप मिर्धा की बड़ी बेटी पम्मी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं, तो दूसरी बेटी प्रिया 12वीं में है। 2 और छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं। फिलहाल बड़ी माँ और मौसी इन बच्चों की देखभाल कर रही हैं, लेकिन उनकी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हर तरफ से हताश शहीद का परिवार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो वादा याद दिला रहा है जो उन्होंने साल 2014 में पिता प्रदीप मिर्धा की शहादत के वक्त किया था। जिस तरह वो यहाँ हम लोग के पूरा फैमिली के सामने बोल के गए थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को उम्मीद से बढ़ कर देंगे, तो अभी तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उस समय तो इनकी मम्मी थी तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। लेकिन अभी तो फिलहाल 4 बच्चे ही हैं। ना कोई हाल पूछने वाला है और ना कोई रास्ता दिखाने वाला। कुछ परिजन जरूर देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई है। ऐसे में शहीद के परिजनों का दर्द क्या होता है, इन मासूमों का गुमसुम चेहरा बखूबी बयां कर रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। नेशनल और स्टेट स्तर पर कई स्वर्ण और सिल्वर मेडल जीतने वाले बोकारो के तीरंदाज दीपक सवैया की
आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। दीपक को घर का खर्च चलाने के लिए पिछले लॉकडाउन से ही दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ रहा है। जो पैसा मिलता है उससे परिवार चलाया जाता है। दीपक ने तीरंदाजी के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं। दीपक बताते हैं कि उन्हें वर्तमान सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। पूर्व की रघुवर सरकार ने किट मुहैया कराया था, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहद ही खराब थी। बहुत ही सोचे हैं कि उसको आगे तक ले जाने के लिए घर का स्थिति के कारण अभी वो काम पे जा रहे हैं। सर, हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता है। राजधानी रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम JSCA में झारखंड मेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज आज से हो गया। 17 जुलाई यानी आज से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के अनुसार हर दिन 2 मैचों का आयोजन किया जाएगा। पहला मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। आज सुबह 9 बजे टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ हुआ। JSCA में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के जरिए झारखंड में कोरोना के बाद क्रिकेट की वापसी भी हो रही है। वहीं झारखंड देश का पहला स्टेट होगा जो क्रिकेट के इस फॉर्मेट का आयोजन कर रहा है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जैसे सीजन 1 हुआ वैसे सीजन 2 किया जाएगा। तो अमिताभ सर, अजय जी, इन लोगों के सहयोग से सीजन 2 शुरू हो गया है। और सीजन 1 में जैसे हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिजल्ट आया। महिला जो क्रिकेटर थी हमारी वो ऑल इंडिया लेवल पर फाइनल खेली हैं। रेलवे से हालांकि हार गई, लेकिन काफ़ी अच्छा उन लोगों का प्रदर्शन रहा। तो हम लोगों को उम्मीद है कि सीजन 2 से भी हम लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। और ये डिसाइडेड था कि हाँ, प्लेयर्स की सहमति से, सबके विचार से ये हुआ कि नहीं, इसका आयोजन किया जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मानसून सीजन है, इसमें एक रिस्क भी होता है कि बारिश हो जाएगी। लेकिन प्लेयर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि प्लेयर्स को बहुत ज़रूरी था कि उनको एक माहौल मिले जहाँ से वो फिर से अपने लय में आ सके। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इनको आगे और बढ़ाने के लिए। रामगढ़ में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें मौजूद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक ले जाने का निर्देश भी दिया है। सरकार की उपलब्धियों को आप पढ़ने का काम कीजिए, पढ़ने का ही काम मत कीजिए, पढ़ करके जनमानस में नीचे तक ले जाने का काम कीजिए। चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसी प्रकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मैं आग्रह करना चाहता हूं जिलाध्यक्ष से कि आप कम से कम सभी जिला कार्य समिति के सदस्य और मंडल अध्यक्ष को प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आप। बोकारो स्टील प्लांट से अप्रेंटिस कर चुके युवक अब अथॉरिटी से नियोजन की मांग कर रहे हैं। सेल के प्रशासनिक भवन जाने वाले मुख्य सड़क को जाम कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सभी ने सेल के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि एक अधिकारी ने हड़ताल खत्म करने की बात कर जब वार्ता करने की पहल की तो सभी नियोजन की मांग पर अड़े रहे। उनको 13 तारीख से ही बोला जा रहा है, कंटिन्यूअस समझाया जा रहा है कि बैठिए, इस तरह की गतिविधि अवरोध मत कीजिए। बात करने के लिए तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं। सारा चीज़ उनका इश्यू में क्या क्या डेवलपमेंट है सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार है। तो इसमें हम लोग क्या और बोल सकते हैं। लगातार विस्थापित अप्रेंटिस संघ की ये मांग है कि जो भी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षु अपना ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं उन्हें BSL में बहाल किया जाए। लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधन अंग्रेज नीति अपना रहा है
और सिर्फ अपनी तानाशाही रवैया में है, जिसके कारण विस्थापित अप्रेंटिसों का लगातार शोषण हो रहा है और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस के कंधों पर होती है, जिसमें कोताही बरतने पर अक्सर पूरा महकमा सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जो काम पुलिस कर रही है उस पर यकीन मानिए आपको फक्र होगा। आप पुलिस वालों को सैल्यूट करेंगे, आप कहेंगे हमें गर्व है अपने इन मित्रों पर। कोरोना से जान है बचाना तो वैक्सीन जरूर लगवाना। जी हां, मध्य प्रदेश के गुना में इन दिनों पुलिस वाले घर घर जाकर यही कह रहे हैं। गुना में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का ये पुलिस का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। गुना जिले के हर थाने और चौकी के पुलिस जवान आपको इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते ही दिखेंगे। इतना ही नहीं, वो वैक्सीन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर कर रहे हैं और उन्हें टीके का फायदा भी बता रहे हैं, जिसका असर है कि पिछले 20 दिनों की मुहिम के दौरान ही अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उस बीट के प्रभारी और अधिकारी कर्मचारी सभी बीट में जाएंगे, जा रहे हैं और उस बीट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, प्रत्येक मकान में जाएंगे और वहां जाकर ये सुनिश्चित करेंगे, पूछेंगे कि वैक्सीनेशन प्रत्येक परिवार का हुआ अथवा नहीं। जहां कोई समस्या है, जो नहीं करा पा रहे हैं, उनसे कराए जाने का अनुरोध करेंगे। कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अतिरिक्त जवाबदेही निभाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन गुना पुलिस कप्तान का सपोर्ट, लोगों से मिलता प्यार पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसके दम पर गुना पुलिस का पूरा महकमा पिछले 20 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इस नेक पहल में क्या जवान और क्या अधिकारी, पूरा महकमा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जिले के बमोरी म्याना शहर कोतवाली इलाके में तो पुलिस के जागरूकता अभियान का असर इतना व्यापक है कि यहाँ के 80% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब गुना पुलिस की कोशिश वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों को तैयार करने का है। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके और पुलिस अधीक्षक तक सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं। सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और सभी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराएं। अक्सर लोगों के निशाने पर आने वाली पुलिस का यह रूप लोगों का दिल जीत रहा है। उम्मीद है गुना पुलिस की इस मुहिम को देखकर दूसरे जिले की पुलिस भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर देश की जीत सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग।